Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, Understanding the Weather. मौसम को समझना। नीचे कोट दिया गया है मार्सेल प्राउस्ट जी के द्वारा, जो क्या थे, एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। अ चेंज इन वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अ न्यू। मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी दुनिया और हमें नया बना सकता है। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, उससे ये पता लग रहा है कि हर जगह का मौसम अलग-अलग होता है ना? तो वहाँ पे लोगों को रहने का तरीका भी अलग-अलग होता होगा, ठीक है? तो जैसा-जैसा मौसम होता है वैसे-वैसे लोग अपने आप में बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। द बिग क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस? जो हमारे आसपास का वेदर है, हम उसको कैसे मेजर या मॉनिटर कर सकते हैं। सेकंड, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स? ये जो वेदर प्रिडिक्शन होती है, ये हमको कैसे हेल्प करती है ये सब सिचुएशन को डील करने में। वेदर एंड इट्स एलिमेंट, मौसम और उसके तत्व। You wake up one winter morning and shiver. You reach for thick clothes to keep yourself warm. ठीक है, आप जब विंटर की मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमें ठंड लगती है और हम कांपते हैं। यू रीच फॉर थिक क्लोथ्स टू कीप योरसेल्फ वार्म। ठीक है, और हमको उसके लिए, ठंड से बचने के लिए क्या चाहिए होता है, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। इन समर यू चूज क्लोथ्स दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल। और गर्मियों में हमको ऐसे कपड़ों की ज़रूरत होती है जो हमको ठंडक पहुंचा सके और कंफर्टेबल रख सके, ठीक है, जो हमको आराम दे। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल्स। ठीक है, और जो हमारी बॉडी हमको सिग्नल्स देती है, हम उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, हम उसकी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। योर बॉडी इज सेंसिंग द वेदर, और हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो वेदर को सेंस करती है, वो महसूस करती है मौसम को। व्हाट इज वेदर? Weather is a state of Earth's atmosphere at a particular time and place. But what is an atmosphere? In simple terms, it is the layer of gases that surround some planets. In the case of our Earth, we call these gases air. मौसम क्या है? मौसम का मतलब है किसी जगह और समय पर आसमान की हालत कैसी है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? लेकिन वातावरण क्या होता है? वातावरण का मतलब ये है, एटमॉस्फेयर का मतलब ये है, य- यह गैसों की एक परत होती है, ठीक है, ये लेयर होती है गैसेस की। वो क्या करती है, वो सराउंड करती है सम प्लैनेट्स को, ठीक है? और अगर हम हमारी अर्थ पे देखें तो हम उस गैसेस को क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं, एयर बोलते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर्ड टू अ केक विद सेवरल लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किससे कंपेयर करा गया है? केक से, जिसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है, सेवरल लेयर्स है। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और जो अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है, सबसे जो क्लोजेस्ट है, उसको क्या बोला गया है? ट्रोपोस्फियर। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ। ठीक है, और इसी लेयर पे, ठीक है, यहाँ पे इंसान, जानवर और जो पेड़ पौधे रहते हैं और सांस लेते हैं, ठीक है। It is also where almost all weather phenomena which we will explore in this chapter take place। ठीक है, और ये यही वाली लेयर है जहाँ पे मौसम से जुड़ी जो ज्यादातर घटनाएं होती हैं वो भी इसी लेयर पे टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, और हम इसी चैप्टर में आगे जानेंगे। The troposphere extends to a height of 6 to 18 kilometers from the ground. It is less thick at the poles where the cold air contracts and thicker in the tropical zone where the warmer air expands. You will study more about the other layers in your science class.
ठीक है? जो ट्रोपोस्फियर होता है वो 6 टू 18 किलोमीटर अबव होता है ग्राउंड से, ठीक है? और ये ठंडी जगह पे मतलब पोल्स पे ये पतला होता है क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो सिकुड़ जाती है और ट्रॉपिकल रीजन में गर्म जगह पे ये मोटा होता है क्योंकि वहाँ की हवा फैल जाती है। इसके बारे में आप आगे रीड करेंगी अपनी साइंस क्लास में, ठीक है? जो और लेयर्स हैं उनके बारे में अपनी साइंस क्लास में रीड करेंगे। We use many words to describe the weather: hot, cold, rainy, cloudy, humid, snowy, windy, and so on. They describe the different ways in which we experience the elements of weather. हम मौसम के बारे में बताने के लिए कई वर्ड यूज करते हैं जैसे हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन, ठीक है? बट ये जो वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि हम मौसम को कैसे महसूस करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर what are some of the words in your local languages that you use to describe the weather. Hot, cold, warm, chilly, crisp, pleasant and so on are commonly used term in English. इसमें बोला जा रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में तो हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प, प्लीजेंट ये वर्ड यूज करते हैं, बट इस पे पूछा जा रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या कौन सी टर्म यूज करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। तो टेम्परेचर हमको क्या बताता है कि जगह कितनी ठंडी या गर्म होगी। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी फॉर्म में आसमान से पानी गिर रहा है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। देखो रेन तो आपको पता ही है, स्नो जो बर्फ गिरती है, स्लीट का मतलब होता है बारिश के साथ-साथ हल्की बर्फ गिरती है, उसे स्लीट कहते हैं। हेल होता है ओले। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ्स सरफेस। हवा का वजन जो हम जमीन पर महसूस करते हैं उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड्स एंड डायरेक्शन। विंड क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एयर होता है, जो उसमें वो क्या इंक्लूड करता है? उसकी स्पीड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी को तो आपको पता ही है, उमस होती है, ठीक है? जो हमारे आसपास हवा है उसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वाटर वेपर क्या होता है? गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। थिंक अबाउट इट, लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई स्पीकिंग विद आमिर इन कश्मीर। Krishnan tells Amir that it has become chilly in Chennai after it rained the previous night. तो कृष्णन किधर रहता है? चेन्नई में रहता है और आमिर रहता है कश्मीर में। तो कृष्णन और आमिर की बातें हो रही है तो कृष्णन आमिर को बताता है कि यहाँ पे बहुत ठंडा हो चुका है चेन्नई में क्योंकि कल रात यहाँ पे बारिश आई थी। आमिर आस्क हिम हाउ कोल्ड इट इज। तो आमिर उससे पूछता है कितनी ठंड हुई है। How will Krishnan explain to Amir how cold it is? After all, what is cold for Krishnan may be quite pleasant for Amir. ठीक है, देखो आमिर रहता है कश्मीर में, वो है ठंडा इलाका, और कृष्ण रहता है चेन्नई में जो इंडियन ओशन के पास है, वो है थोड़ा हॉट जगह। तो जो ये ठंडा मौसम लग रहा है कृष्णन को, बट क्या पता वो आमिर के लिए एक अच्छा मौसम हो। As you can see, it would be difficult for Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. It is the same way in other elements of weather. In this chapter, we will learn how we measure the weather using common standards. ठीक है, जब तक हम एक कॉमन वे यूज नहीं करेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए तब तक कृष्णन अपनी ठंड की बात आमिर को नहीं समझा सकता कि उसे कितनी ठंड लग रही है। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे एलिमेंट्स जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वेदर के उसको भी मेजर करते हैं, और हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि हम वेदर को कैसे मेजर करते हैं यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड। लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट डू यू थिंक
could be some other region to measure the weather more preciously. Hint: think how knowing the weather a few hours or a few days in advance would help you plan some activities. ठीक है? आपके हिसाब से वेदर को मेज़र करने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सोचिए अगर कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले आपको मौसम के बारे में पता चल जाए, तो आप क्या-क्या प्लान कर सकते हैं एक्टिविटीज़? बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमें कहीं बाहर जाना हो या कहीं हमें घूमने जाना हो, तो हम क्या बोलते हैं पहले ही देख सकते हैं ना, वेदर को देख सकते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी या कल धूप होगी या नहीं होगी, है ना? तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम प्लान कर सकते हैं। From early times, humans have closely observed nature and learned to read her signals to forecast the weather. Observing birds flying low, ants carrying eggs, squirrels gathering nuts, frogs croaking loudly, even the opening and closing of pine cones provided valuable information about coming rain or storms. This knowledge has been passed down from generation to generation. Even today, in many parts of India, people use traditional way to predict the weather, especially the arrival of monsoon. शुरुआत से इंसानों ने प्रकृति को ध्यान से देखा और उसके संकेत से मौसम का अंदाजा लगाना सीखा। ठीक है? पहले जैसे बर्ड्स जब नीचे-नीचे उड़ती थी, है ना? आंट्स कैरिंग एग्स, स्क्विरल्स गैदरिंग नट्स और फ्रॉग क्रोकिंग लाउडली और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइन कोन्स। इस हिसाब से जो पहले के लोग थे, वो क्या बोलते हैं वेदर को फोरकास्ट करते थे, है ना? दिस नॉलेज हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और यही जो नॉलेज है ना? ये वेदर फोरकास्ट करने की, यही नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन चलती गई है और आज भी इंडिया के कई हिस्सों में लोग पुरानी तरीके से वेदर प्रिडिक्ट करते हैं। बट वो स्पेशली किसका करते हैं? मॉनसून का वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए पुराना तरीका यूज़ करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। टॉक टू एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड आस्क देम हाउ दे प्रिडिक्ट द वेदर। What signs do they observe? Document any saying in your regional language that refers to weather prediction. तो इसमें बोला जा रहा है कि टॉक टू एल्डर्स इन योर नेबरहुड। अपने नेबरहुड में जो एल्डर्स हैं उनसे बातें पूछिए, बातें करिए कि वो कैसे वेदर को प्रेडिक्ट करते थे। व्हाट साइन डू दे ऑब्जर्व और कौन से साइन वेदर प्रेडिक्शन करने में वो ऑब्जर्व करते थे और वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में कैसे बोलते थे जब वो वेदर प्रेडिक्ट करते थे। इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज साइंटिस्ट हैव वर्कड आउट मेथड्स टू मेजर एंड मॉनिटर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर with great precision. Based on those inputs, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after a few hours or a few days or even a few weeks. How do they do it? Do they just look up at the sky and guess? No, they have got some cool gadget, a few of which we will now look at. तो मेटेरोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर और वेदर को। पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ फ्यू सेंचुरीज से साइंटिस्ट क्या वर्क कर रहे हैं मेथड फाइंड आउट करने में, ताकि वो मेजर और मॉनिटर कर सके एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है? और इन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट हैं वो बता सकते हैं कि कुछ घंटे, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में मौसम कैसा रहेगा। हाउ डू दे डू इट? डू दे जस्ट लुक अप एट द स्काई एंड गेस? इसमें बोला जा रहा है कि कैसे करते हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। क्या वो क्या बोलते हैं आसमान को देख लेते हैं और उसी तरीके से अंदाजा लगा देते हैं? No, they have got some cool gadgets, a few of which we will now look at it. Look at it. नहीं, उनके पास कुछ खास औजार होते हैं, कुछ गैजेट्स होते हैं, ठीक है? तो चलो अब हम आगे उसको रीड करते हैं। तो हम कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या बताता है कि जगह कितनी ठंडी या फिर कितनी गर्म है। Let's remember, in your grade 6 textbook Curiosity, you have read about different types of thermometer. आपने अपनी 6th क्लास साइंस की टेक्स्ट बुक में क्यूरियोसिटी वाली बुक में ये पढ़ा होगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा होगा।
यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, वो किसके लिए यूज होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कितने टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं? 2 टाइप्स के, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स, और हमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ा होगा। वन ऑफ देम इज सेल्सियस स्केल एंड अदर वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो एक कौन सा होता है? सेल्सियस, और एक होता है फ़ारेनहाइट। फॉर इंस्टेंस वी हैव कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस नोटेड। 15 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं लिखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। इट इज सेम एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट नोटेड एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं। स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट फॉर्म, बर्फ जल्दी पिघल जाती है जब गर्मी होती है। क्लाउडी वेदर इट इज गेटिंग क्लोज, और ये यहाँ पे क्या है? क्लाउडी वेदर है, और यहाँ पे क्या पता थोड़ा ठंड हो जाए। इन विंटर कोकोनट ऑयल टर्न्स सॉलिड, और विंटर में जो कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है। कर्ड टेक लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर। आप अपनी मम्मी से पूछिए कभी, गर्मियों में तो जो दही है वो तो जल्दी जम जाती है, बट ठंडियों में, विंटर्स में बहुत टाइम लगाती है। तो यही सब, ये सारी चीज किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, सम सिंपली मेजर द एम्बियंट टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। कुछ थर्मोमीटर सिर्फ जो आसपास का जो टेम्परेचर टेम्परेचर होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। एम्बियंट मतलब जो आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग डे। और कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग एक डे का, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे का। थर्मोमीटर ऑफ्टन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। थर्मोमीटर के अंदर कुछ लिक्विड होता है, वो तब एक्सपेंड होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड एज दे आर मोर प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डेटा। और अब लोग न्यू न्यू टाइप्स के जो थर्मोमीटर आ रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं, उनको प्रेफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और ज़्यादा डेटा भी रिकॉर्ड करते हैं। इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग। जब हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उससे हम एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो हाँ बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम? और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर डे का या पर्टिकुलर कोई वीक का हम निकाल सकते हैं। मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे डिवाइडेड बाय 2। मीन क्या हो गया? मीन टेम्परेचर हो गया मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर। डोंट मिस आउट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन 1875। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, कब सेट हुआ था? 1875 में। इट्स मोटो इज आदित्यत जयते वृष्टि, विच मीन्स फ्रॉम द सन अराइजेस रेन। इसमें एक मोटो था, आदित्य जयते वृष्टि, ये रहा, ठीक है। उसका मतलब ये था बारिश सूरज से होती है। द फ्रेज कम फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति एंड द कंप्लीट सेंटेंस रीड फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, फ्रॉम द रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम द फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। सूरज से बारिश होती है और उसी बारिश से अनाज उगता है, खाना फूड उगता है, और उसी फूड से लिविंग बींग ओरिजिनेट होते हैं। कैन यू थिंक अ रीजन वाई रेन अराइजेस फ्रॉम सन? आप ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप खुद करना, रीजन फाइंड आउट करना। लेट्स एक्सप्लोर। Here is a chart of temperature of city Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded in the week shown here? What is the minimum? Calculate the range. आपको नीचे टेबल में एक डेटा दिया गया है एक पर्टिकुलर वीक का, उसमें आपको एक मतलब कुछ एक वीक में जितने डेज हैं उनके मैक्सिमम टेम्परेचर दिए गए हैं और मिनिमम टेम्परेचर दिए गए हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पूरे वीक का मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा था और मिनिमम टेम्परेचर कौन सा था।
और आपको उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करनी है। प्रेसिपिटेशन। If the news says that a particular place received 30 millimeter of rainfall in a day, what does it mean? How it is rainfall measured? अगर यहाँ पे कहीं पे खबर आ जाए कि किसी जगह पर 30 मिलीमीटर बारिश हुई है ना? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ 30 मिलीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा होगा या जमा हुआ होगा। The amount of rainfall is measured with the help of instrument called rain gauge. तो ये जो बारिश का जो पानी मेजर होता है वो किस कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होता है? रेन गॉज की हेल्प से होता है। व्हेन इट रेन द वाटर फॉल्स इनटू अ फनल एंड इज कलेक्टेड इन अ सिलेंडर। जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तो वो फनल की हेल्प से सिलेंडर में कलेक्ट होता है। अ स्केल इज अटैच्ड टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड। और एक स्केल क्या बोलते हैं सिलेंडर के साथ अटैच होता है ताकि वो देख सके मेजर कर सकें कि रेन वाटर कितना कलेक्ट हो रहा है। For example, when the height of water collected 5 millimeter, we say that the area received 5 millimeter of rainfall. अगर मान लो एग्जाम्पल है कि 5 मिलीमीटर कलेक्ट हुआ है उस सिलेंडर के अंदर पानी, तो हम बोल सकते हैं ना कि उस पर्टिकुलर एरिया में 5 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Our body are quite aware of temperature and rainfall, but you may have also experienced that the weather sometimes feel heavy as before a thunderstorm. है ना? जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो टेम्परेचर और रेनफॉल से मतलब बहुत अवेयर है ना? उस बॉडी को पता चल जाता है कि अभी कैसा टेम्परेचर और अभी रेनफॉल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? लेकिन आपने कभी-कभी यह भी महसूस किया होगा कि मौसम भारी सा लग रहा है, जैसे कि जैसे तूफान आता है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो हमको लगता है ना मौसम भारी लग रहा है हमें। दिस इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस, ठीक है? किससे रिलेटेड है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है जो हमारे चारों ओर और हमारी जो ऊपर की हवा है उसकी वजन से बनता है। The atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go higher up in the mountains. When you climb a mountain, the air gets thinner than in plain below. As a result, the air pressure is lower and there is less oxygen available for. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है कोस्ट में, सी कोस्ट में, समुद्र के आसपास, और कम कब होता है जब हम माउंटेन्स की तरफ चढ़ते हैं। व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर देन इन प्लेन बिलो। और जब हम माउंटेन्स की तरफ चढ़ते हैं तो क्या होता है, एयर क्या होती है, पतली होती जाती है ना, पहाड़ों पर जब हम चलते हैं। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर। तो क्या उससे क्या उसका क्या रिजल्ट आता है, एयर प्रेशर होता जाता है, तभी तो हमको ऑक्सीजन कम मिलता है पहाड़ों पे। ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम होता है तो हमको हमारे लंग्स को क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है। With less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving. That's why people sometimes feel breathless, dizzy, or tired at high altitude. जब हमारे ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है ताकि हम चलते रहें, ठीक है? दैट्स वाई पीपल समटाइम फील ब्रेथलेस। इसलिए लोग ऊंचाई पर अक्सर थकान, चक्कर या सांस फूलने जैसा महसूस करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन्स बिलो और ऑन द कोस्ट। इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र के पास या नीचे हमेशा हवा का दबाव ज्यादा होता है। In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. कभी कभी यह बहुत कम भी हो जाता है जिससे मेट्रोलॉजिस्ट डिप्रेशन बोलते हैं, लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो कभी कभी स्ट्रॉम भी आ सकते हैं और साइक्लोन भी आ सकता है। थिंक अबाउट इट। Why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such instruments?
इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्यों लगता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करना चाहिए और कौन से लोग हैं, कौन से पीपल हैं जो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, वो कौन से लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। और जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करा जाता है उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। As with thermometer, there are several types of barometer. थर्मोमीटर की तरह बैरोमीटर भी कई तरह के होते हैं। द यूनिट ए डिस्प्ले इज जनरली द मिलीबार। और जो यूनिट उस पर डिस्प्ले होती है वो किस में होती है? मिली बार में। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 MB मिली बार। जो सी कोस्ट के पास जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1013 मिलीबार। अ प्रेशर बिलो 1000 मिलीबार इंडिकेट्स अ डिप्रेशन। और 1000 के नीचे जो प्रेशर इंडिकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। थिंक अबाउट इट, पीपल हु journey to places at high altitude are advised to make pause on the way to allow the body to acclimatize. Our army personnel serve in high altitude places like Khardungla in Ladakh, which is over 5,600 meter above the sea level. जो लोग बहुत ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं उन्हें रास्ते में थोड़ा रुकने की सलाह दी जाती है ताकि वो अपनी बॉडी को वहाँ की हवा के अनुसार ढालने का समय मिल सके। और जो हमारे आर्मी आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, वो लद्दाख में ड्यूटी देते हैं ना वहाँ पे अपने बॉर्डर में, तो वो समुद्र से 5,600 मीटर ऊपर हैं। It is hard to imagine how they live and work in place where the oxygen level is so low. The atmospheric pressure there is generally about 650 millibar. और वहाँ कम ऑक्सीजन में रहने और काम करना बहुत मुश्किल होता होगा उनके लिए। ऐसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 650 मिलीबार्स। विंड Wind is the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressure. Wind क्या एक movement है air का, कहाँ से? areas of high pressure to areas of low pressure. Speed and directions are two important factors when we describe wind. है ना? Wind के दो important factor है, speed और direction. एक वो particular speed में चलती है और एक particular direction में चलती है। द विंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। विंड क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? वेदर का। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। और विंड की डायरेक्शन और स्पीड किस में हेल्प करती है? वेदर फोरकास्टिंग में। बिसाइड एयर पायलट्स एंड सेलर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ विंड डेटा। जो सेलर्स हैं और जो पायलट्स हैं उनको भी विंड डेटा के बारे में पता होना चाहिए। एज द विंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग। क्योंकि विंड डायरेक्टली रिलेटेड है फ्लाइंग और सेलिंग से। फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। है ना? और जो किसान होते हैं, है ना, फार्मर्स होते हैं, वो भी विंड डायरेक्शन यूज करते हैं ये जानने में कि रेन कहाँ से आ रही है। Also, a greater wind speed will cause the soil to dry faster. और तेज हवा मिट्टी को जल्दी सुखा देती है ना? जब बहुत तेज हवा आएगी तो क्या होगा? मिट्टी को जल्दी से सुखा देगी। So, how do we measure this direction and speed? हम कैसे डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करते हैं? A wind vane has a rotating arm with a pointer at one end and tail at the other. तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विंड को मेजर करने के लिए? विंड वेन। उसमें क्या होता है? एक रोटेटिंग आर्म होता है, उसमें पॉइंटर होता है एक एंड में और टेल होती है एक अदर एंड में। When wind blows, the tail is pushed and the pointer turns in the direction of the wind. जब हवा चलती है तो क्या होता है? पूंछ जो उसकी जो टेल होती है वो हिलती है और जो पॉइंटर जो होता है वो विंड के डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। इट रिस्पॉन्ड इवन टू अ लाइट ब्रीज। और वो हल्की हवा में भी ये काम करता है। दिस विंड वेन ऑन द टरमैक इज कॉल्ड विंडसॉक। जो टरमैक पर जो विंड वेन लगी होती है उसको विंडसॉक बोलते हैं। इट गिव्स पायलट एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग।
और ये पायलट को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे डायरेक्शन बताता है ना? हवा की दिशा बताता है। सिमिलर सॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री दैट रिलीज एशेस और गैसेस। और ऐसे जो सॉक्स होते हैं वो कहाँ पे यूज करे जाते हैं? इंडस्ट्रीज में, जो क्या रिलीज करता है? ऐश और गैसेस। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज एनोमोमीटर। विंड डायरेक्शन और स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है? एनोमोमीटर। It has 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft when the wind blows। और उसमें 3 और 4 मेटल कप्स टाइप के कुछ होता है, वो तब घूमता है जब हवा चलती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड द फास्टर द रोटेशन। हवा जितनी तेज होती है उतनी तेज वो घूमता है। A meter attached at the bottom counts how many times the anemometer spins in a certain period of time and calculate the wind speed in kilometer per hour। नीचे एक मीटर लगा होता है और वो गिनता है कि कितनी बार ये घूम रहा है, और उसको जो ये विंड स्पीड है उसको किसमें कैलकुलेट करता है? किलोमीटर पर आवर में। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ वेदर ऑन आवर लिस्ट। ह्यूमिडिटी एक लास्ट एलिमेंट है वेदर का, ठीक है, जो हमने पढ़े थे, अभी करके पढ़ा था ना, प्रेसिपिटेशन, विंड। तो ह्यूमिडिटी के एक लास्ट एलिमेंट है वेदर का। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो ये क्या दिखाता है कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। और वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन पे। लेट्स एक्सप्लोर। वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोची और जयपुर? अब हमको कैसे पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज्यादा है, कोची में या जयपुर में? You might guess the Kochi has higher humidity than the Jaipur because it is located near the sea। तो आपको लग रहा होगा कि कोची में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी जयपुर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कहाँ किधर लोकेटेड है? सी के अराउंड लोकेटेड है। बट हाउ वी विल नो फॉर श्योर? बट हमको कैसे पता चलेगा? इफ वी हैव टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मंगलुरु, हाउ वुड वी डू इट? अगर हम दोनों को ह्यूमिडिटी लेवल कंपेयर करना हो कोची और मंगलुरु में, तो हम कैसे करेंगे? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। आप ये अपनी क्लासमेट से डिस्कस करना। वी कैन आंसर दीज क्वेश्चन मोर प्रीशियसली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। हम इन क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें पता हो कि ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं। Before we move forward, we need to remember our science lesson from grade 6 about the states of water. Sorry. हम आगे बढ़ने से पहले हमको ये याद करना पड़ेगा जो हमने 6th ग्रेड में स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ा था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में हमें याद करना पड़ेगा। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर। और ये हमको हेल्प करेगी कि ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की फॉर्म में हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन इज रेटेड एट 0%। ऐसी एयर जिसमें बिल्कुल ही वाटर वेपर प्रेजेंट ना हो, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? 0%। वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कुछ ना कुछ तो होती है। while air saturated with water vapor will have humidity of 100%। और जिस एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो उसकी ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 100% होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज बिटवीन 20 and 40%, while humid weather usually falls between 60 and 80% relative humidity। ड्राई वेदर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 20 से 40%। और ह्यूमिड वेदर में 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। थिंक अबाउट इट, इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज 52% while in Kochi is 84%, in which of the two places are wet clothes likely to dry faster? अगर दिल्ली में 52% ह्यूमिडिटी है और कोची में 84% ह्यूमिडिटी है, तो इन दोनों जगह में से कपड़े कहाँ पहले सूखेंगे, जल्दी सूखेंगे? एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर अज्यूमिंग द टेम्परेचर इज द सेम इन बोथ प्लेसेस। और अगर दोनों प्लेसेस में टेम्परेचर सेम है तो हमको
पसीना कहाँ पे जल्दी आएगा, स्वेट कहाँ पे आएगा ज़्यादा? But how do we measure such number? This is done through an instrument called a hygrometer. But हम ह्यूमिडिटी को कैसे कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है, उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स दे आर बेस्ड ऑन। और जैसे बहुत सारे थर्मोमीटर्स होते थे, अब उसी तरीके से हाइग्रोमीटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन देयर प्रिंसिपल्स, अलग-अलग प्रिंसिपल पे वो डिपेंड करते हैं। द measurement of humidity is of great importance in many industrial processes such as food processing. Museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve the exhibit. ह्यूमिडिटी को मेजर करना कई कामों में ज़रूरी होता है, जैसे फूड फैक्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में ज़रूरी होता है ना? म्यूज़ियम में भी ह्यूमिडिटी मॉनिटर करी जाती है, क्योंकि जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो खराब ना हो जाएँ और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। वेदर स्टेशन, एज़ यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। जैसे हम देख सकते हैं कि हमको किसी भी जगह जगह और समय का वेदर मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। A weather station brings all these instruments together, making it easy to measure and track the weather. तो वेदर स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं, जिससे हम वेदर को ट्रैक और मेजर कर सकते हैं। रीडिंग ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एट अ रेगुलर इंटरवल। और समय समय पर क्या बोलते हैं, टाइम टाइम पे रीडिंग मेजर करी जाती है, विच हेल्प इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर। और वो किस चीज़ में हेल्प करता है, ये रीडिंग जो हम लेते हैं सम टाइम टाइम पे, वो किस में हेल्प करते हैं, मैपिंग और फोरकास्टिंग में वेदर का। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन इज a self-operating system that uses various sensor to measure and record weather data. जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है, क्या ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? और उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। वो क्या करता है, वो क्या रिकॉर्ड करता है, वेदर वेदर का डेटा रिकॉर्ड करता है। जैसे किस-किस का, सच एज़ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। वो खुद ही ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ वेदर के एलिमेंट्स हैं, इन सबको रिकॉर्ड करता है। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड लाइक एग्रीकल्चर। और ऐसे ये जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है, कहाँ पे यूज़ करा जाता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एविएशन मतलब एयरलाइंस के फील्ड, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सो ऑन, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन विदाउट द न्यू नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना? तो वो किस में यूज़ करा जाता है, नेविगेशन में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में। और वो क्या करता है, हमको टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना? उसमें ह्यूमन बींग की कोई हेल्प नहीं होती, खुद ही वो ऑटोमेटिकली वेदर वेदर की इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। डोंट मिस आउट, इन 2023 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेट अप एन AWS एट ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4,800 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने AWS सेट करा था ग्लेशियर लेक में, सिक्किम में, है ना? कितने ऊपर, 4800 मीटर्स अबव द सी लेवल। द AWS प्रोवाइड्स अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग वेदर कंडीशन। और ये जो AWS है, वो पहले इंफॉर्मेशन दे देता है वेदर कंडीशन का। Predicting the weather, meteorologists collect data using these instruments over long period of time. मेट्रोलॉजिस्ट बहुत समय से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। दे स्टडी द डेटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट द वेदर। और फिर उस डेटा की हेल्प से वो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं टू प्रिडिक्ट द वेदर। सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ-अ-डेज़। और ऐसी प्रेडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। एज़ क्लाइमेट चेंज मेक एक्सट्रीम वेदर
सच एज ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन एक्सेट्रा मोर फ्रीक्वेंट। और क्लाइमेट और वेदर चेंज की वजह से सूखा मतलब ड्रॉट, फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन मतलब तूफान जैसी घटनाएं अब पहले से ज़्यादा होने लगी हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हेल्प अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। अगर हम पे बिल्कुल प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगी, तो हमको जैसे बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तो हमको ऐसी घटनाओं के लिए पहले से तैयार करने में मदद करता है। दे ऑल्सो अनेबल लोकल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। और ये गवर्नमेंट को और जो वहाँ पे लोकल जो स्थानीय लोग होंगे वहाँ पे उनको भी हेल्प करता है प्रिपेयर करने में। कोई भी डिजास्टर अगर आएगा तो उसमें हेल्प करता है। अगर हमको जानकारी होगी पहले से कि अगर यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, तो हम पहले ही लोग यहाँ से उधर चले जाएँगे कहीं दूर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ स्टॉर्मी वेदर इज़ एक्सपेक्टेड एट सी, फिशरमेन आर वार्न्ड अबाउट वेंचरिंग आउट इन देयर बोट्स, है ना? अगर समुद्र में तूफ़ान आने वाला है, तो जो मछुआरे, जो फिशरमैन हैं, उनको चेतावनी दी जाएगी, वार्न करा जाएगा कि वहाँ पे नाव लेकर ना जाएँ। और एन एंटायर कोस्टल एरिया माइट हैव टू बी इवैक्यूएटेड इफ साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड। और अगर साइक्लोन आएगा, तो वो जो सी के पास वाले कोस्टल एरियाज के जो लोग हैं, जिनका घर सी के पास है, लैंड के पास है, सॉरी, जिनका लैंड सी के पास है, उनको वो उनका जो इलाका है वो पहले ही खाली करा देंगे। आप अपने स्कूल में या घर में पेयर में बैठिए, मतलब एक पार्टनर होना चाहिए आपके साइड में, पार्टनर के साथ बैठिए, डिस्कस इन पेयर डिफरेंट सिचुएशन इन विच वेदर प्रेडिक्शंस आर हेल्पफुल, है ना? ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करिए जिसमें वेदर प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। मेक अ लिस्ट एंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड इट, शेयर इट एंड डिस्कस विद द पेयर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, है ना? और फिर क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए, और जब आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप अपनी जो पार्टनर है उनको शेयर करिए और उनके साथ डिस्कस करिए। हाउ मैनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिचुएशन हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई। और लास्ट में आइडेंटिफाई करिए कि आपने कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ सिचुएशन आपने उसमें लिखी हैं। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ इंडिया अबव। आपको ऊपर एक मैप दिया है इंडिया का। दिस मैप वाज इशूड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 19th मई 2024। और ये मैप किसने इशू करा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। कब करा था? 19th मई 2024। स्टडी द आइकन्स एंड कनेक्ट देम टू द कंडीशन शोन ऑन द मैप। और वो जो उनकी आइकन है उसको स्टडी करिए और उनको कनेक्ट करिए कंडीशन से जो मैप में दी गई हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।